हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया है जिसका नाम था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। हालांकि कैपिटल बजटिंग में पहले स्टार्ट कर सकता था, बट टाइम वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट के कुछ कंसेप्ट, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें, और प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो टेबल हम लोग बनाते हैं, ये सब हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सीख चुके हैं और उसी कंसेप्ट को हम आगे कैरी ऑन करेंगे इस चैप्टर में। इसीलिए मैं पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी करवाता हूं ताकि थोड़ी बहुत आपको नॉलेज हो और फिर कैपिटल बजटिंग की बात करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। सर, क्या है कैपिटल बजटिंग, जरा ये तो बताओ। किसे कहते हैं कैपिटल बजटिंग, क्या होता है कैपिटल बजटिंग? बेटा, कैपिटल बजटिंग को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग। सर, ये होता क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजन? आप जानते हो, जब भी हम बिजनेस की बात करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और उन पैसों को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, यही बात हम पता लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल बजटिंग। चलिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक ऑफर आया, एक प्लान है, एक स्कीम है कि अगर आज हम T0 का मतलब हो गया टाइम पीरियड 0। आज अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं लगभग 50 लाख रुपए का, कितने का? 50 लाख रुपए का, और ये पैसा मुझे रिकवर होगा। ये मेरा न्यू प्रोजेक्ट है, मैं रिपीट करूं, मुझे एक न्यू प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है 50 लाख रुपए, ठीक है। और आज मैं 50 लाख इन्वेस्ट करूंगा और ये पैसा मुझे रिकवर होगा, मिलेगा प्रॉफिट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, डिविडेंड के रूप में, कुछ भी कह सकते हो। कैसे मिलेगा? T1 में, T2, T3, T4, T5, T6 एक्सेट्रा कितने साल बाद मिलता है, ठीक है। कैसे? मान लो T1 में मुझे 20 लाख रुपए मिला, फिर 10 लाख रुपए मिलेगा, फिर 10 लाख रुपए मिलेगा, फिर 10 लाख रुपए मिलेगा, फिर 5 लाख रुपए मिलेगा। इस तरह से मुझे पैसा मिलता है। अब मेरे पास सवाल आता है कि क्या मैं इस इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट करूं? क्या मैं इस अपॉर्चुनिटी में, इस जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं? तो एक आम आदमी से पूछोगे तो पता क्या कहेगा? हाँ सर, कर दो ना। देखो, आप 50 लाख रुपए आउटफ्लो करोगे और आपके पास कैश इनफ्लो होगा 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 55, तो हमें 5 लाख का बेनिफिट होगा। लेकिन एज अ मैनेजमेंट हम ये चेक करेंगे कि सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये तो कौन चेक करेगा? पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था कि सर मान लो हम 50 लाख रुपए लगाते हैं और 55 लाख रुपए मिल जाएगा, तो हम ऐसे नहीं बोल देंगे हाँ ठीक है इन्वेस्ट कर दो। हम पहले ये चेक करेंगे कि 5 साल के बाद हमारे 55 लाख की वैल्यू कितनी रहेंगी। उस 5 साल के बाद हमें 55 लाख मिलेगा तो आज उसकी कितनी वैल्यू रहेगी? क्या मुझे इस जगह पर पैसा, इस डिसीजन में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? इस स्कीम में पैसा लगाना चाहिए या नहीं? हम यही तो चेक करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, चलो छोड़ो, मैं पहले आपको कुछ और बातें बता दूं। देखो बेटा, ये है एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मान लो, ठीक है। ये बताओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहां से आता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में पैसा कहां से आता है? तो आपको पता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा अलग अलग सोर्सेस से आते हैं। कुछ पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से हम लोग लेते हैं, इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो पैसा आ जाएगा। कुछ पैसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से हम लोग इशू करके पैसा इकट्ठा करते हैं। कुछ पैसा हम लोग डिबेंचर से लेते हैं, कुछ पैसा लोन से लेते हैं, कुछ पैसा रिजर्व एंड सरप्लस से लेते हैं। तो इन जगहों से हम लोग पैसा क्या करते हैं,
अरेंज करते हैं, पैसा अरेंज करते हैं, और इन पैसे को हम क्या करेंगे, फर्दर आगे इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्ट करने के दो जगह हैं, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसे आप प्यार से कह सकते हो वर्किंग कैपिटल। क्या नाम देते हैं, वर्किंग कैपिटल, मतलब कुछ पैसा हम वर्किंग कैपिटल में रखते हैं। और एक आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक मिनट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या तो वर्किंग कैपिटल में हम पैसा लगाएंगे या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर हमने डिसीजन लेते समय कुछ गलती कर दिया, वर्किंग कैपिटल में अगर हमने डिसीजन लेते समय कोई गलती कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत बिजनेस में नुकसान जरूर होगा, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिजनेस पर। ठीक है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई गलती कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा बिजनेस ही बंद हो जाए, ऐसा हो सकता है कि बिजनेस डूब जाए, ऐसा भी हो सकता है कि सर इसकी लायबिलिटीज हम ना पूरा कर पाए और हमारा बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाए। सर ऐसा क्यों? शॉर्ट टर्म में अगर हमने कोई गड़बड़ कर दिया तो फिर हम रिवर्स हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं थोड़ा बहुत नुकसान के साथ। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमने पैसा या डिसीजन गलत ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर, क्यों? इसके दो कारण है बेटा, इसके दो कारण है। एक तो हुज अमाउंट, ढेर सारा पैसा, हुज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट होता है। और दूसरा, दीज डिसीजन इर्रिवर्सिबल, These decision is irreversible। irreversible का मतलब क्या होता है? जो रिवर्स नहीं हो सकता है, जो रिवर्स नहीं हो सकता है, रिटर्न नहीं आ सकता। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने सोचा कि यार हम लोग ना एक फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं। सर किस चीज का? तो सर हम लोग ना प्लास्टिक के चेयर बनाएंगे। ओके, मैंने कहा ठीक है भैया। अब फैक्ट्री स्टार्ट तो ऐसे होता नहीं कि रातों रात हम लोगों ने फैक्ट्री स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमने लैंड परचेज किया, लैंड परचेज करके वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया। एक डेढ़ दो साल तो हमें कंस्ट्रक्शन करने में लग गया। उसके बाद वहां पर मशीनें खरीदी, मशीन इंस्टॉल करवा दिया, सारा कनेक्शन पूरा फैक्ट्री सेटअप कर दिया। उसके बाद ऑलमोस्ट 3-4.5 साल निकल गए हैं और काफी सारा पैसा हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 3-4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। फिर डिसीजन आया, अरे नहीं यार प्लास्टिक का चेयर नहीं बनाएंगे, इसकी डिमांड नहीं है मार्केट में, कुछ और काम करते हैं, चलो रेडीमेड गारमेंट का काम स्टार्ट करते हैं। दैट इज पॉसिबल? दैट इज इम्पॉसिबल। हम ऑलमोस्ट 3-4 साल खर्च कर चुके हैं, 3-4 करोड़ खर्च कर चुके हैं। अब इसके बाद आप ये सोच रहे हो नहीं हम बिजनेस बंद कर देते, कोई और बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जो आपने लैंड खरीदा था, जो बिल्डिंग आपने बनवाया था, अब वो उस लेवल पर नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक के चेयर के लिए जो हमने स्पेस सेलेक्ट किया होगा वो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए स्पेस सफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया कि मुझे ये काम करना है तो उसे रिवर्स नहीं कर सकते हो, वापस नहीं आ सकते। और अगर वापस आने की कोशिश करोगे तो खूब सारा पैसा आपका डूब जाएगा। इसीलिए तो मैंने वर्ड क्या लिखा है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप कोई गलती करते भी हो तो रिवर्सेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में अगर आप गलती करते हो तो एक तो डिसीजन जो है वो इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं हो सकता, वापस नहीं लिया जा सकता। और दूसरा, हुज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए कौन से डिसीजन को लेने के लिए ज्यादा सोच, ज्यादा प्लानिंग की जरूरत होगी? कॉमन सेंस की बात है सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। चलो ना तुम्हारे पर एग्जाम्पल लेता हूं। तुमने 2 चीजें डिसाइड किया, एक सर मुझे शर्ट लेना है, एक शर्ट लेना है। दूसरा, सर मुझे अपने लिए घर खरीदना है।
अपने लिए कोई घर खरीदना है। अब आप मुझे बताओ, दोनों में से ज्यादा प्लानिंग की जरूरत किसकी है, किस पर है? क्या आप शर्ट के लिए ज्यादा प्लानिंग करोगे कि यार नहीं करोल बाग से लेना है, या टैंक रोड से लेना है, या आपका क्रॉट प्लेस से लेना है, या सरोजनी नगर मार्केट से लेना है, या लोकल किसी दुकान से ले आएंगे? इतनी सोचने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम मान लो किसी भी मार्केट में जाएंगे और शर्ट उठा के ले आएंगे, पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा ले लेंगे। 400 500 1000 रुपए का प्रॉब्लम आएगी, 1000 रुपए का नुकसान होगा और क्या होगा। मान लो मैं शर्ट खरीद के लाया, जब मैं घर पे ट्राई करता हूँ वो टाइट फिटिंग आ रही है, तो मैंने कहा भैया रिजेक्ट कर दो, हटाओ। कौन वापस करता है? 400 500 1000 रुपए के लिए कौन परेशान होता है? स्मॉल डिसीजन। बट अगर मैं बोलूं सर मुझे घर परचेज करना, अपने लिए हाउस खरीदना है, तो अब मुझे बताइए क्या उसके लिए भी ऐसा ही होगा? हम जाएंगे और एक मकान खरीद लेंगे, उसके बाद पता चलेगा अरे यार शिट, जहां पर हमने घर खरीदा वहां पानी ही नहीं आ रहा है सर, वहां तो बिजली के कनेक्शन नहीं है, वहां के पड़ोसी बहुत बेकार है, आए दिन परेशान करते, डिस्टर्ब करते सर, वहां आसपास तो बहुत बुरे लोग रहते हैं। तो अब बताइए ऐसी जगह पर क्या डिसीजन इरिवर्सिबल है? अब तो घर खरीद लिया आपने, अब अगर आप उसे बेचने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? सर खरीदा था 40 लाख का, बिकेगा 20 लाख में, नुकसान हो जाएगा काफी सारा, और बिक भी नहीं सकता इतनी जल्दी, उस पर कोई केस चल रहा हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ ना, स्मॉल डिसीजन या लार्ज डिसीजन, स्मॉल इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, किस में ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है? तो कॉमन सेंस की बात है कि सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है, और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम कैपिटल बस्टिंग में यही पढ़ेंगे कि कौन से इन्वेस्टमेंट में मुझे पैसा लगाना है और कौन से इन्वेस्टमेंट में मुझे पैसा नहीं लगाना है। सर एक बात बताओ, कैसे पता लगाएंगे कि कौन से इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना है और कौन से इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं लगाना है? तो बेटा उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ टूल्स बनाए गए। आइए जरा उस टूल्स की बात करते हैं, ठीक है? टूल्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बस्टिंग के कुछ टूल्स हैं। क्या क्या टूल्स हैं? आप इसे टूल्स बोलो, हमारे चैप्टर में तो यही सारे फॉर्मूले होंगे, ठीक है? सबसे पहला टूल्स है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड। दूसरा है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा पे बैक पीरियड बता दूं, फर्दर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल पे बैक और एक डिस्काउंटेड पे बैक। फिर आएगा हमारा एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनपीवी, हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा था, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आप इसे पीआई बोल सकते हो, ठीक है? और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एआरआर, एआरआर जिसे हम लोग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं और अकाउंटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। अकाउंटिंग, चलो जब करेंगे तब वो कंप्लीट नाम लिखवा देंगे। तो देयर आर 5 टूल्स ऑफ द कैपिटल बस्टिंग, ठीक है? मजे की बात बताओ, ये जो है ना पे बैक पीरियड से लेकर आईआरआर पीआई तक, ये सारे के सारे बेस्ड है किस पर? कैश इनफ्लो पर, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो पर। ये किस पर बेस्ड है? कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो पर। बस ये अकेला जो चैप्टर है ना एआरआर, ये बेस्ड है प्रॉफिट पर, अकाउंटिंग प्रॉफिट पर। ये किस पर बेस्ड है? प्रॉफिट पर। आइए एक एक करके सॉल्व करते, फिर मैं बातें करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा पहले मैं एक और बात आपको बता दूं, सर ये कैश इनफ्लो क्या होता है और कैश आउटफ्लो क्या होता है? अभी मैंने लिखा कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। हालांकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी ये बात आया था हमारे सामने, लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए यहां पर थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं। बेटा कैश इनफ्लो का मतलब होता है कैश इनकमिंग इनटू द बिजनेस
और कैश आउटफ्लो का मतलब होता है कैश आउट गो फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम बिजनेस। मैंने क्या लिखा? कैश इनफ्लो का मतलब होता है पैसे का आना, बिजनेस में पैसे का आना, और कैश आउटफ्लो का मतलब होता है पैसे का जाना, बिजनेस से पैसे का जाना। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे इन टूल्स के बारे में, पे बैक पीरियड, एनपीवी, आईआरआर, पीआई, तो हम कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की बातें ही करेंगे कि बताओ हमारे पास कितना पैसा आया और हमारे पास से कितना पैसा गया। ठीक है, अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट में हमने 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए लगाया, तो ये क्या है हमारे लिए? कैश आउटफ्लो। हमारे पास से पैसा चला गया, लेकिन वापस आया 1,20,000 रुपए। हमने उस पर कमाया 1,20,000 रुपए, तो ये 1,20,000 रुपए क्या कहलाएगा? कैश इनफ्लो। अब इनफ्लो ज्यादा होगा तो कहेंगे यस इन्वेस्ट कर दो, और आउटफ्लो ज्यादा होगा तो बोलेंगे नहीं भैया इसमें तो पैसा ज्यादा जा रहा है और आ कम रहा है, तो पैसा मत इन्वेस्ट करो, यहां पर इन्वेस्टमेंट मत करो। ठीक है, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं, सिंपल। सिंपल पे बैक पीरियड, सिंपल पे बैक पीरियड। सर क्या होता है सिंपल पे बैक पीरियड? तो चलिए लिख लेते हैं पहले इसके बारे में। It is the time period, it is the time period under which our cash investment, comes to us। कहता है सिंपल पे बैक पीरियड मीन्स इट इज द टाइम पीरियड, ये एक टाइम पीरियड है कि जितने टाइम पीरियड में हमारा कैश जो हमने इन्वेस्ट किया वो कम्स टू अस, हमारे पास वापस आएगा। कितने टाइम पीरियड में आएगा? आपको 2 डिसीजन देता है, 2 प्रोजेक्ट बताता है। एक कहता है देखो जी ए प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए लगाना है और बी प्रोजेक्ट में भी 1 लाख रुपए लगाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, रिटर्न कब आएगा? तो सर ए प्रोजेक्ट से आपको 2 साल में आपका पैसा वापस मिल जाएगा और बी प्रोजेक्ट से 3 साल में मिलेगा। तो हम किसे सेलेक्ट करना पसंद करेंगे? सर ए को। क्यों? उसमें कम टाइम पीरियड लग रहा है। तो पे बैक पीरियड हमें यही बताएगा कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट करा है वो कितने समय में हमारे पास वापस आ जाएगा, कितने समय में, कितने टाइम पीरियड में हमारे पास वापस आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट का डिटेल गिवन है, आज है T0 प्रेजेंट डेट, इस पर कैश आउटफ्लो है, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 50 लाख। कितनी कॉस्ट है? 50 लाख रुपए। और ये पैसा 1 2 3 4 T1 T2 T3 T4 5 महीने वापिस आ जाएगा। मतलब हमारा जो कैश इनफ्लो होगा, कैश इनफ्लो है वो पहले साल कितना आएगा? 20 लाख, 20 लाख, दूसरे साल में भी 20 लाख, तीसरे साल में भी 20 लाख और चौथे साल में भी 20 लाख। ये लीजिए, ठीक है। मैंने 50 लाख रुपए लगाया आज, पहले साल में कितने पैसे आए? 20 लाख, दूसरे साल में 20 लाख, तीसरे साल में 20 लाख, चौथे साल में 20 लाख, हमारे पास टोटल 80 लाख रुपए आया। 5वें साल में भी लिख लो, ये लो T5 में भी हमारे पास 20 लाख आए। ठीक है, ये T5, यहां भी मेरे पास 20 लाख रुपए आए। तो टोटल कितने पैसे आ गए? 1 करोड़ रुपए। मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि कितने पैसे आए, मैंने कहा मेरा पैसा जो मैंने इन्वेस्ट किया, कितने इन्वेस्ट किया मैंने? 50 लाख रुपए, वो कितने टाइम में वापस आएगा, कितने समय में हमारा पैसा वापस आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव, नाम सुना आप लोगों ने, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। पहले 20 लाख, 20 और 20 40 लाख, 40 और 20 60 लाख, 60 और 20 80 लाख और 80 और 20 100 लाख।
मेरा पैसा कब आएगा? तो अब ध्यान से देखो, हमारा पैसा इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला, कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो पर एनम। कैश आउटफ्लो कितना था? 50 लाख। इनफ्लो कितना है? 20 लाख। डिवाइड करेंगे कितना है? 2.5 ईयर। 2.5 ईयर। अब चेक करो, प्लीज ध्यान दीजिए, अब चेक करो, अगर हम ये ना निकालते तो भी हमें लग रहा है कि सर देखो 2 साल में 40 लाख, 3 साल में 60 लाख, तो 2.5 साल में मेरा 50 लाख रुपए वापस आ जाएगा। और वैसे भी कितना रहा है? 2.5 साल, 2.5 ईयर। तो अगर सिंपल कैश फ्लो है और कैश इनफ्लो इक्वल अमाउंट है, कैश इनफ्लो हमारा क्या है? इक्वल अमाउंट, तो हम पे बैक पीरियड निकालेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पे बैक पीरियड हो जाएगा कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय कैश इनफ्लो, दैट्स इट। ठीक है, आइए एक सवाल और करते हैं, शायद आपको उससे कॉन्फिडेंस आए। लीजिए एक सवाल और बनाते हैं। मान लो कहता है, एग्जाम्पल आपसे कहता है कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें कैश आउटफ्लो है 20 लाख रुपए। कैश आउटफ्लो कितना है? 20 लाख रुपए। और कैश इनफ्लो है 4 लाख अप टू 7 ईयर। 4 लाख रुपए 7 साल तक मिलेगा। आज अगर हम लगाते हैं 20 लाख रुपए तो 7 साल तक 4 लाख रुपए मिलेगा। तो बताओ मेरा जो 20 लाख है वो कितने साल में कवर हो जाएगा? पता चल रहा है 5 साल में। निकाल के चेक करोगे तो कैसे लिखोगे? पे बैक पीरियड is equals to cash outflow divided by cash inflow। कैश इनफ्लो, ठीक है। आउटफ्लो हमें गिवन है 20 लाख, इनफ्लो गिवन है 4 लाख। सॉल्व करेंगे कितना आया? 5 साल। तो मेरा पैसा जो है वो 5 साल में मेरे पास वापस आ जाएगा। मेरा पैसा जो है वो 5 साल में मेरे पास वापस आ जाएगा। इट्स कॉल्ड अ सिंपल पे बैक पीरियड। हाउ मेनी टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे पास वापस आएगा, फुल स्टॉप। बताइए समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ भाई, नहीं सर दिक्कत तो नहीं है। एक और एग्जाम्पल बोलोगे तो मैं एक और एग्जाम्पल करवा दूंगा, नहीं तो मैं अगला केस बता दूंगा, जैसा आपको ठीक लगे। सर एक अगला केस बता दो ना। चलिए मैं एक और केस, एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, बाद में अगला केस करेंगे। एग्जाम्पल 3, मान लो हमें 2 प्रोजेक्ट दे रहा है। एक प्रोजेक्ट ए जिसमें कहता है देखो सर, देखो आज अगर हम 10 लाख रुपए लगाएंगे, 10 लाख रुपए लगाएंगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, T1, T2, T3, T4 और T5 मुझे मेरा पैसा रिकवर होगा। पहले साल में 6 लाख, दूसरे साल में 4 लाख। बस प्रोजेक्ट बी, एक दूसरा प्रोजेक्ट है आपके पास, आप अगर उसमें T1, T0 आज लगाते हो 10 लाख रुपए कैश आउटफ्लो कॉस्ट, तो आपको पैसा रिकवर होगा 1, 2, 3, 4, 5, T1, T2, T3, T4, T5। पहले साल मिलेगा 4 लाख, दूसरे साल भी 4 लाख, तीसरे साल 2 लाख, चौथे साल 2 लाख, फिर 3 लाख, ऐसे मिलेगा। अब बताओ, आप डिसीजन लो और मुझे बताओ कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना बेनिफिट है। पे बैक पीरियड क्या कहता है? जहां कम टाइम लगे ना वहां पैसा इन्वेस्ट कर देना, जहां
कम टाइम लगे वहां पैसा इन्वेस्ट कर देना। तो यहां पर चेक करें अगर पे बैक पीरियड, तो हमारा पैसा कितने टाइम पे वापस आ रहा है, तो सर एक जगह 6 और 4 10, 2 साल में। यहां मेरा पैसा वापस कब आ रहा है, 4 4 8 2 10, 3 साल में। तो हम बोलेंगे सर पहले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन ध्यान दो कि पहले प्रोजेक्ट में सिर्फ 10 लाख रुपए ही वापस आ रहा है और दूसरे प्रोजेक्ट में मुझे 4 8 10 12 15 लाख रुपए वापस आ रहा है। तो सर पहले प्रोजेक्ट में पैसा लगाने में बेनिफिट थोड़ी है, फिर तो कहां पैसा लगाने में बेनिफिट है, दूसरे प्रोजेक्ट में। मतलब अगर मैं यहां पर सिंपल पे बैक पीरियड की बात करूं, अगर सिंपल पे बैक पीरियड की बात करूं तो आप कहोगे प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड हमारा है 2 ईयर और प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड हमें गिवन है 3 ईयर। हमारा पैसा प्रोजेक्ट ए में 2 साल में रिकवर हो जाएगा और प्रोजेक्ट बी में 3 साल में होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें ज्यादा बेनिफिट, इसमें तो बेनिफिट ही नहीं है। तो सिंपल पे बैक पीरियड क्या कहता है, सर जिसमें टाइम पीरियड कम हो उसमें इन्वेस्ट कर दो, बिना ये सोचे समझे कि हमारे पैसे की कीमत क्या वही रहेगी। और पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिंपल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, सिंपल जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। हम हमेशा हर प्रोजेक्ट को इवेलुएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम ये चेक करेंगे भाई साहब आज आप मुझे 100 रुपए दे रहे हो, कल भी 100 रुपए दोगे, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि दोनों सेम ही है। हम तो ये पता लगाएंगे आज 100 रुपए की कीमत 100 रुपए है, बट कल जो 100 रुपए की कीमत होगी वो कम होगी। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा पैसे की कीमत वैसे वैसे रिड्यूस हो जाती है, तो हम उसे डिस्काउंट करते हैं। हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर देखते हैं कि उसकी कीमत क्या रहेगी, और प्रेजेंट वैल्यू निकालकर पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करना ही कहलाता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ये कौन सा था, सिंपल पे बैक पीरियड। अब कौन सा निकालेंगे, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। चलिए जरा चेक करते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा कंसेप्ट, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। सर एक बात पूछूं, हाँ बेटा बताओ ना। सर सिंपल पे बैक पीरियड में आपने तो ये बता दिया कि सर कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। कब, जब हमारा जो कैश अमाउंट है वो सेम होगा। अगर डिफरेंस हुआ तो क्यूमुलेटिव करके निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव करके सर वो कैसे निकालेंगे, पहले वो तो बता दो। तो पहले डिस्काउंटेड बता दो या पहले यही बता दो, एक ही बात है, डिस्काउंटेड या सिंपल एक ही बात है। सर चलो डिस्काउंटेड बता दो, चलो डिस्काउंटेड करते हैं फिर उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके मैं 3 केस बनाने वाला हूं। पहला केस 1, ये सिंपल में भी अप्लाई होगा, बस डिस्काउंटेड का फैक्टर अप्लाई नहीं करेंगे, वो सिंपल में लग जाएगा। केस 1, इफ कैश इनफ्लो आर इक्वल। अगर कैश इनफ्लो हमारा इक्वल है, अगर हमारा कैश इनफ्लो क्या है, इक्वल, तो हम लिखेंगे पे बैक पीरियड, सिंपल में भी और डिस्काउंटेड में भी, पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो पर एनम, ठीक है। अगर हमारा कैश क्या है, इक्वल, कैश इनफ्लो इक्वल है। केस 2, इफ कैश इनफ्लोज आर डिफरेंट। आप डिफरेंट बोलो, आप इसे अनइक्वल भी बोल सकते हो, आप इसे अनइक्वल भी बोल सकते हो, मतलब इक्वल नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम क्या लगाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं। हम लिखेंगे जैसे मान लो हमें गिवन है ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां लिखा है कैश फ्लो कितना है, मान लेते हैं 20 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है,
ये कैश इनफ्लो है। जब मैं कैश फ्लो की बात करूं तो ये क्या कर रहा है, कैश इनफ्लो की बात कर रहा है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है ना, डिस्काउंटेड की बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो भी रेट हमें दे रखा होगा, मान लेते हैं 10% गिवन है, तो 10% का रेट निकालना आता है आपको। कैसे निकालते हैं, 0.909 निकालो ना यार, मेरे को तो याद भी नहीं है। 1 डिवाइडेड बाई 1.1, ये आ गया 826 751 683 621। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू बताओ? तो सर इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे कैश फ्लो डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 0.909 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 18.18.826 मल्टीप्लाई बाय 10, 8.26.7151 multiply by 5, that is 3.755, फिर 0.683 multiply by 15, 10.245, और फिर करेंगे 20 multiply by 0.621, that is 12.42। क्या निकाल दिया मैंने, प्रेजेंट वैल्यू। फिर निकालेंगे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। क्यूमुलेटिव मतलब इनको ऐड करेंगे, पहले 18.18 प्लस करेंगे अगला 8.26, ये आ गया 26.44। ठीक है, फिर प्लस करेंगे 3.755, ये आ गया 30.195, प्लस करेंगे 10.245, दैट इज 40.44, और प्लस करेंगे 12.42, दैट इज 52.86। अब बताइए हमारा अगर आउटफ्लो 50 लाख है तो 50 लाख क्यूमुलेटिव में कहां लाई कर रहा है? तो सर ये लाई कर रहा है थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में, है ना। तो हम लिखेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू 4 ईयर तो कंपल्सरी होगा, 4 साल तो लगेंगे, प्लस में अब ये बताओ एक साल में हमने कितना कमाया? तो हमने कमाया है, कितना कमाया देखो जरा, हमने कमाया है 12.42। कितने महीने में? 12 महीने में, है ना। आप ऐसे करो, 12 महीने में हमने कमाया है 12.42 मल्टीप्लाई, हमें कमाना कितना है? 4 साल में हम ऑलरेडी कितना कमा चुके हैं? 40,40,000। हमें 50 लाख में कितना कम है? तो सर 50 लाख माइनस 40,40,000, तो 9.56 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है बताओ? तो ये आ गया 12 डिवाइडेड बाय 12.42 मल्टीप्लाई बाय 9.56, प्लस में कितना है 4, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 12.42 मल्टीप्लाई बाय 9.56, ये आ गया 9, और इसे डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये आ गया 4.77 ईयर। तो हमारा जो कैश है वो कितने साल में रिकवर हो जाएगा? 4 साल 77 ईयर, मतलब 4.77 ईयर में। ठीक है, पहले बताओ यहां तक समझ आया? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे सर कुछ समझ तो आया नहीं, पता नहीं क्या करवा रहे हो आप। देखिए फिर एक बार रिकैप कर देता हूं। ठीक है, मैंने ये कहा कि डिस्काउंटेड या पे बैक पीरियड का मतलब होता है हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा हमारे पास कितने दिनों में, कितने साल में हमारे पास वापस आएगा, सिर्फ ये चेक करना है। और टाइम पीरियड, जहां पर हमारा पैसा जल्दी रिकवर होता है हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहां पर हमारा पैसा जल्दी रिकवर होता है। ठीक है, मतलब अगर सिंपल पे बैक पीरियड निकालने की बात करें तो हम सीधा फॉर्मूला क्या लगाएंगे? कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय कैश इनफ्लो इफ द अमाउंट इज सेम। इफ द अमाउंट इज डिफरेंस देन हम ये वाला केस लगाएंगे, सिंपल में भी और डिस्काउंटेड में भी, बस वहां पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिर समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी समझ आएगा। ठीक है, आइए एक सवाल करते हैं। इवन मैं आपको एक नहीं 2 सवाल करके दिखाता हूं, और दोनों मेथड से करके दिखाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए लिख के दे रहे
कैश फ्लो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 7 लाख, 8 लाख। और कैश कॉस्ट मान लेते हैं, कितना दे रखा है हमें, कॉस्ट गिवन है 30 लाख का। आपसे कहता है पे बैक पीरियड निकाल के दिखाओ, ठीक है। डिस्काउंट रेट भी बताता हूं, डिस्काउंट रेट गिवन है 10%। आपसे कहता है सिंपल पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड दोनों निकाल के दिखाओ। अब आप मुझे बताओ जो कैश इनफ्लो है वो सेम अमाउंट है या डिफरेंट अमाउंट है? सर डिफरेंट है, तो हम पहले निकालेंगे ईयर 1 2 3 4 5, ईयर लिख दिया। कैश फ्लो कितना है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 7 लाख, 8 लाख। फिर निकालेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 10 लाख एज इट इज, 10 और 15 कितने हो गए, 25 लाख, 25 और 20 कितने हुए, 45 लाख, 45 और 7 कितने हो गए, 52 लाख, 52 और 8 कितने होते, 60 लाख। क्यूमुलेटिव निकाल दिया। हमने कैश आउटफ्लो कितना किया था बताओ, 30 लाख। बताओ 30 लाख यहाँ पर कहाँ लाई कर रहा है, तो सर 30 लाख लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में, 25 से ज्यादा होता है और 45 से कम। ये दोनों कौन से साल है, 2 और 3। तो अगर मैं लिखूंगा सिंपल पे बैक पीरियड, तो सर 2 साल तो कंफर्म लगने वाला है आपको पैसा मिलने में, प्लस और कितना लगेगा, तो सर 1 साल में हमने कितना कमाया, 20, तो 12 महीने में हमने 20 लाख कमाया। तो ये बताओ 2 साल में हम ऑलरेडी कितना कमा चुके, 25 लाख। मुझे कितना चाहिए, 30 लाख। तो 5 लाख कितने महीने में कमाएंगे, 12 महीने में हमने 20 लाख कमाया, तो 5 लाख कितने महीने में, 4 महीने में। करके देख लो, 5 4 4 3 3 महीने में। तो हम लिखेंगे 2.3 ईयर, दैट्स इट। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 2 साल 3 महीने, चलेगा, सिंपल पे बैक पीरियड। बताओ ये बात समझ आया। जब मुझे अमाउंट क्या होगा, अलग अलग गिवन। जब अमाउंट क्या होगा, अलग अलग गिवन। अगर अमाउंट सेम होगा, इधर ही करके दिखाता हूं। क्वेश्चन 2, अगर अमाउंट सेम होगा, जैसे वो कहता है कैश आउटफ्लो है, यही सवाल ले रहा हूं, 30 लाख, और कैश इनफ्लो गिवन है 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख, 5 बार मिल रहे हैं। आपको कहता है पे बैक पीरियड निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे, सिंपल पे बैक पीरियड कैश आउटफ्लो, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। आउटफ्लो हमें गिवन है 30 लाख, इनफ्लो गिवन है 3, तो कितना लिख देंगे, 3 ईयर। अगर सेम अमाउंट इनफ्लो होता है तो दिस फॉर्मूला, अगर डिफरेंट अमाउंट है तो क्यूमुलेटिव का फॉर्मूला। अब ये मैंने सिंपल निकाला, अगर डिस्काउंटेड निकालेंगे तो बिल्कुल यही सवाल मैं कॉपी कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। आपको कैश फ्लो, बिल्कुल यही सवाल है, मैं दोबारा लिख देता हूं, कैश आउटफ्लो गिवन है 30 लाख और कैश इनफ्लो गिवन है 10, 15, 20, 7 और 8। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%। कहता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालो, डिस्काउंटेड। तो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे ईयर 1 2 3 4 5, जैसे यहां लिखा था। कैश फ्लो 10, 15, 20, 7 और 8, जैसे यहां लिखा था। लेकिन यहां मैंने सीधा ही कैश फ्लो के बाद क्या निकाल दिया था, क्यूमुलेटिव। अब क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिस्काउंटेड है। टेबल निकालेंगे 0.909, 0.826, 0.1 डिवाइड बाय 1.1, 1 2, 826, 751, 683 और 621। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 9.09, 0.826 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट इज 12.39, 0.751 मल्टीप्लाई बाय 20, 15.02 और 0.683 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट इज 4.781 और 0.621 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज 4.968। समझ में आया क्या करा मैंने,
क्यूमुलेटिव कैश फ्लो को हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, प्रेजेंट वैल्यू हो गया। अब इसका क्यूमुलेटिव निकालेंगे, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू कैसे, इनको सम करते जाओ। सबसे पहले ये नंबर लेंगे 9.09 प्लस करेंगे 12.39 21.48 प्लस करेंगे इसमें 15.02 36.5 प्लस करेंगे 4.781 41.281 प्लस करेंगे 4.968 दैट इज 46.249। अब हमें निकालना है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। आउटफ्लो कितना था सर? 30 लाख। 30 लाख कहां लाई कर रहे हैं? तो मुझे लग रहा है फिर से 2 और 3 के बीच में। 30 लाख कहां लाई कर रहा है? 21 लाख से ज्यादा होता है और 36 लाख से कम। तो ये तो कंफर्म है कि 2 साल तो आपको लगेगा ही लगेगा। प्लस तीसरे साल में हमने कितना कमाया? 15 लाख। तो 12 महीने में हमने 15.02 कमाया है। और हमें कमाना कितना है? 2 साल में हम कितना कमा चुके हैं ऑलरेडी? 2 साल में हम ऑलरेडी कमा चुके हैं 21.48। 2 साल में कितना कमा चुके हैं? 21.48। कितना कम है? तो 30 लाख माइनस 21.48 सर 8.52 कम है। तो 8.52 कितने ईयर में कमाएंगे? तो 2 ईयर प्लस तो सॉल्व 12 डिवाइडेड बाय 15.02 मल्टीप्लाई बाय 8.52 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 15.02 मल्टीप्लाई बाय 8.52 ये आ रहा है 6.8। अगर इसको डिवाइड कर दे 12 से, मंथ में आ जाएगा सीधा ही ईयर, तो 12 ईयर ओहो 6 मंथ आ रहा था अप्रॉक्स। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2.56 ईयर। ठीक है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। बताओ समझ में आया नहीं आया? मुश्किल है सर? अच्छा एक बात बताओ, बोलो सर, ये बताओ अगर ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है और आपको अलग अलग अमाउंट गिवन है तो हम इस तरह से टेबल बनाएंगे। सिंपल पे बैक पीरियड है और अलग अलग अमाउंट है तो हम टेबल इस तरह से बनाएंगे। सिंपल पे बैक पीरियड और लमसम अमाउंट दे रखा है मतलब सेम अमाउंट है तो इस तरह से बनाएंगे। अगर डिस्काउंटेड हो तो भी इस तरह से बनाएंगे, हम उसे डिस्काउंट कर देंगे और क्या करेंगे। ठीक है, चलिए काम करते हैं। आज ना हम लोग इतना ही करते हैं क्योंकि काफी लेंथी क्लास हो गई है। अगली क्लास में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू की बातें करेंगे। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।